आज की कहानी है दो खतरनाक स्नाइपर की, जिनका निशाना कभी नहीं चूकता और वह कई मीलों दूर से भी किसी को भी बड़ी आसानी से मार सकते हैं। लेकिन जरा सोचो कि यह दोनों स्नाइपर और किसी के नहीं बल्कि एक दूसरे के खून के प्यासे हो। कहानी की शुरुआत होती है और हम वर्थिंगटन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि यूएस आर्मी में था। लेकिन हम देखते हैं कि वो काफी परेशान था और वो बार बार खिड़की के बाहर देख रहा था। और तभी हम वहाँ पर कुछ तस्वीरों को देखते हैं जो कि उसके दोस्तों की थी। तभी वो देखते देखते एक बंदूक उठाकर अपने आप को ही गोली मार देता है। फिर अगले दिन उसके फ्यूनरल पर उसका खास दोस्त बेकेट वहाँ पर आता है और बेकेट भी उसके मौत से काफी दुखी था। तभी उसके पास मिलर नाम का एक आदमी आता है। मिलर भी एक जवान है और उसके साथ साथ स्नाइपर चलाने भी माहिर है। वह बेकेट से कहता है कि हम बगोटा जा रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ आकर टास्क फोर्स ज्वाइन करो, क्योंकि हमें एक बेहतरीन स्नाइपर की तलाश है जो हमारे पीछे से रक्षा कर सके। तभी हमें पता चलता है कि बेकेट असल में दुनिया का सबसे खतरनाक स्नाइपर है। उसका निशाना कभी नहीं चूकता और वह कहता है कि हम वहाँ पर टेररिस्ट और ड्रग्स स्मगलरों को पकड़ने का काम करते हैं। फिर उसकी बात सुनकर बेकेट भी उसके लिए मान जाता है। फिर वो बगोटा पहुँच जाता है। तभी हम वहाँ पर थॉमस नाम के एक एजेंट को देखते हैं जो कि रिश्ते में बेकेट के पिता थे और बेकेट ने उन्हें मिलने के लिए उस मिशन को हाँ कहा था। वहाँ पर उसके पिता उसको फाइल देते हैं जिसमें मोरालिस नाम के एक ड्रग माफिया के बारे में इंफॉर्मेशन थी और वह कहता है कि यह यहाँ का सबसे बड़ा ड्रग माफिया है और उसके साथ साथ बहुत सारे गैर कानूनी काम भी करता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में उसने बहुत सारे लोगों को मारा है और खास बात यह है कि उसने उनको मरवाने के लिए एक स्नाइपर का उपयोग किया है, इसीलिए वो हमारे लिए अब खतरा बन चुका है। तभी वहाँ पर केट नाम की एक एजेंट आती है जो उनको बताती है कि मोरालिस के ठिकाने का पता चल गया है। वह उसके फार्म हाउस पे छुप के बैठा है। यह बात सुनकर वह सभी लोग उसको पकड़ने का प्लान बनाने लगते हैं। तभी बेकेट उनको कहता है कि हमें उसको पकड़ने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हमें उसकी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में अभी तक नहीं पता और हम वैसे ही चले गए तो हमारे जवानों की जान को खतरा हो सकता है। लेकिन वो लोग उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते। तभी केट कहती है कि हमें कैसे भी करके मोरालिस को मारना होगा, क्योंकि हमने उसको गिरफ्तार किया तो वो हमारे लिए खतरा बन जाएगा। फिर अगले दिन वो लोग एक जंगल में जाते हैं जहाँ पर मोरालिस का फार्म हाउस था और वहाँ पर बकेट अपने एक साथी के साथ वहाँ पर छानबीन करने लगता है। फिर जब उसकी छानबीन खत्म हो जाती है तब वो अपनी टीम को आगे बढ़ने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर बहुत सारे जवान आ जाते हैं। फिर वो धीरे धीरे करके उस फार्म की तरफ आगे बढ़ने लगती है और बेकेट दूर से उनको कवर दे रहा था। लेकिन जैसे ही एक टीम अंदर जाती है कि तभी वहाँ पर बड़ा ब्लास्ट होता है और उनके काफी सारे जवान मारे जाते हैं और वो लोग समझ जाते हैं कि मोरालिस ने वहाँ पर जाल बिछा के रखा था और वहाँ पर मोरालिस का वही स्नाइपर भी होता है जो एक एक करके उनके सिपाहियों को मार रहा था। तभी बेकेट भी उसको देख लेता है, इसीलिए वह भी उस पर गोली चला देता है, लेकिन वो निशाना चूक जाता है और फिर वो स्नाइपर अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। फिर बकेट और बाकी के सारे लोग हेडक्वार्टर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर जॉन नाम का एक एजेंट उन सभी को उस घटना के बाद मिशन बंद करने के लिए कहता है। लेकिन तभी केट उनसे कहती है कि मैंने इस मिशन के लिए 3 साल लगाए हैं, इसलिए आप इस मिशन को बंद मत कीजिए। और तभी वहाँ पर बेकेट भी उसे कहता है कि हमें सिर्फ 48 घंटों की मोहलत दीजिए, हम मोरालिस को ढूंढ लेंगे। फिर वो भी उनकी बात मान लेता है। फिर बेकेट और उसकी टीम एक दूसरे से हाउस में जाते हैं जहाँ पर वो अपने एक आदमी को छत पर नजर रखने के लिए कहता है। तभी दूसरी तरफ हम डियाब्लो नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि वही स्नाइपर है जो मोरालिस के लिए काम करता था। तभी उसको मोरालिस का कॉल आता है और वह उसे कहता है कि तुम्हें बकेट और केट को मारना होगा और उसे सेफ हाउस की लोकेशन भी देता है। दूसरी तरफ हम केट और बकेट को देखते हैं। बकेट उसे कहता है कि वह स्नाइपर कोई खास तरह की बुलेट इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि वह गोली जब चलती है तब अपने आप को मोड़ रही है। लेकिन केट को उसमें कोई खास बात नहीं लगती, इसलिए वो अपने खबरों से मिलने के लिए चली जाती है। फिर अगले सीन में हमें एक बार को दिखाया जाता है जहाँ पर हम उसके खबरी को देखते हैं जिसका नाम कार्लोस था और कार्लोस उसको बताता है कि डियाब्लो बहुत खतरनाक है और डियाब्लो को ही पता है कि मोरालिस कहाँ पर है, इसीलिए मोरालिस को ढूंढना मुश्किल है। तभी हम बेकेट को देखते हैं। वह छत वाला आदमी उसको बताता है कि मुझे एक छत पर कुछ हलचल दिखाई दी थी। फिर बकेट वहाँ पर देखने लगता है और वो देखता है कि वह और कोई नहीं बल्कि डियाब्लो था और वो दोनों एक दूसरे पर निशाना तानकर बैठे हुए थे। लेकिन वो दोनों उससे बच जाते हैं। लेकिन डियाब्लो को लगता है कि बकेट मर चुका है। तभी सुबह बकेट को डियाब्लो की गोली मिलती है और वो देखता है कि वह गोली बहुत खतरनाक है, इसलिए वो उसकी छानबीन करने लगता है। और तभी मिलर उसको बताता है कि यह एक स्मार्ट बुलेट है जो 30 सेकंड तक अपनी जगह चेंज कर सकती है। तभी मिलर कहता है कि यह गोली आर्मी के सिवा किसी और के पास नहीं
होती। अगर यह मोरालेस के पास है तो हम में से किसी ने उसको दी होगी। फिर हम मोरालेस को देखते हैं जहाँ पर डियाब्लो अपना पेमेंट लेने के लिए आया था, लेकिन वह उसे कहता है कि तुमने अभी तक अपना काम पूरा नहीं किया, इसलिए अपना काम पूरा करके अपना पेमेंट ले जाना। फिर अगले दिन हम बेकेट और केट को देखते हैं जो कि उस सेफ हाउस से दूसरे सेफ हाउस में जा रहे थे, क्योंकि वो जगह अब सेफ नहीं थी। तभी रास्ते में केट को कार्लोस का फोन आता है और वह उसे बताता है कि डियाब्लो की एक गर्लफ्रेंड है जिसकी मदद से तुम उसके पास पहुंच सकती हो। यह बात चली रही थी कि तभी एक ट्रक आकर उनकी गाड़ी को ठोक देता है और उनकी गाड़ी पलट जाती है और तभी उस ट्रक में से बहुत सारे गुंडे निकलकर उन पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन बेकेट एक एक करके उन लोगों को मार देता है। तभी वह देखता है कि केट वहाँ पर नहीं थी, लेकिन गाड़ी में से उसको केट का फोन मिलता है और वो उसका फोन चेक करता है और उसी में से उसको मारिया नाम की एक लड़की का एड्रेस मिलता है। फिर हम देखते हैं कि केट मारिया के घर पर पहुंच चुकी थी, लेकिन वहाँ पर डियाब्लो के गुंडे भी थे जो उसको देखकर उसको पकड़ लेते हैं। वो लोग उसको मारने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर बेकेट आ जाता है और एक एक करके उन लोगों को मार देता है। फिर वो दोनों मिलकर मारिया को पकड़ लेते हैं। फिर जब केट उसका नेकलेस निकाल देखती है तो उसमें डियाब्लो का फोटो मिल जाता है, लेकिन वो लोग अब किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते थे, इसीलिए केट कार्लोस के पास जाती है और बेकेट को भी अपने साथ ले जाती है। फिर वो लोग मोरालेस के आदमियों को मारने का प्लान बनाने लगते हैं। फिर बेकेट एक एक करके उसके काफी सारे आदमियों को मार देता है। यह देखकर मोरालेस फिर से डियाब्लो के पास मदद मांगने के लिए जाता है और उसको केट और बकेट को मारने का कॉन्ट्रैक्ट देता है और उसे काफी सारे पैसे भी देता है। फिर डियाब्लो उसका पता लगाने के लिए अपने एक खबरी के पास जाता है। वह खबरी उसको बताता है कि एक फादर उसकी मदद कर रहा है। फिर हम केट को देखते हैं जो कि बेकेट को बता रही थी कि फादर के साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है और वो आज रात हमसे मिलने भी आने वाले थे, लेकिन अभी तक वो नहीं आए। यह सुनकर बेकेट समझ जाता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। फिर वो दोनों एक चर्च पर जाते हैं जहाँ पर आखिरी बार कार्लोस को देखा गया था और बेकेट वहाँ पर कुछ गुंडों को देखकर समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो एक घर में जाकर अपनी स्नाइपर सेट कर लेता है। तभी वो देखता है कि कार्लोस को एक रस्सी पर बांध रखा है और वो रस्सी उसके गले में है। यह देखकर केट उसको बचाने के लिए बाहर जाने लगती है, लेकिन बेकेट समझ गया था कि यह डियाब्लो का एक जाल है, इसीलिए वो केट को रोकता है और फिर बेकेट अपने स्नाइपर की मदद से कार्लोस की रस्सी काट देता है, लेकिन गोली चलाने की वजह से डियाब्लो को बेकेट का लोकेशन मिल जाता है, इसीलिए वो उस पर गोली चला देता है, लेकिन वो दोनों नीचे बैठकर बच जाते हैं और तभी वो देखता है कि कार्लोस अभी तक जिंदा है, इसलिए वो कार्लोस को भी मार देता है। और फिर अगले दिन कार्लोस के फ्यूनरल पर बेकेट एक गुंडे को देखता है जो कि मोरालेस के साथ काम किया करता था और वो उसका पीछा करने लगता है और उसको पकड़कर मोरालेस का पता पूछने लगता है और वह भी उसे डरकर मोरालेस का पता बता देता है और जल्द ही एक टीम मोरालेस को गिरफ्तार करने के लिए पहुंच जाती है और उसे गिरफ्तार भी कर लेती है, लेकिन वो लोग उसको वहाँ पर नहीं रखना चाहते थे, इसलिए वो लोग मोरालेस को लेकर मायावी आ जाते हैं क्योंकि उनको पता था कि उनके पीछे करते करते डियाब्लो भी आएगा। तभी हम डियाब्लो को भी देखते हैं जो कि मायावी एयरपोर्ट पर पहुंच चुका था और वो वहाँ पर अपना वेश बदल कर आया हुआ था। फिर डियाब्लो अपने हथियार को इकट्ठा करने के लिए निकल पड़ता है क्योंकि वो वहाँ पर मोरालेस को बचाने के लिए आया हुआ था। और फिर हम मिलर को देखते हैं, वो बेकेट को भी एक स्मार्ट बुलेट देता है और उसे कहता है कि इससे तुम्हारा निशाना भी अचूक हो जाएगा। फिर वो लोग मोरालेस को जेल में ले जाने लगते हैं, लेकिन उन लोगों को पता था कि डियाब्लो और उसके आदमी मोरालेस को बचाने की कोशिश करेगी, इसलिए उन्होंने बहुत सारी गाड़ियों को अपनी रक्षा करने के लिए बुलाया था। तभी हम बेकेट, मिलर और केट को देखते हैं जो कि उनके साथ ना जाकर एक दूसरी जगह आए थे और उनके साथ जॉन भी था और वो उनसे पूछने लगता है कि मोरालेस इन गाड़ियों में नहीं है तो हम उसे किस गाड़ी में ले जाएंगे। तभी बेकेट उसे कहता है कि हम लोग उसको एक क्लीनिंग वैन में ले जाने वाले हैं। तभी हम देखते हैं कि डियाब्लो और उसके आदमियों को पहले से ही पता था कि वो लोग मोरालेस को एक क्लीनिंग वैन में ले जाने वाले हैं और डियाब्लो एक गोली चलाकर उस वैन को रोक देता है और पीछे से उसके आदमी भी आ जाते हैं, लेकिन वो देखता है कि मोरालेस उस वैन में नहीं था और तभी हमें पता चलता है कि यह सब एक प्लान था ताकि उन लोगों को डियाब्लो के लोकेशन के बारे में पता चल सके। और गोली चलाने की वजह से बेकेट को डियाब्लो दिख गया था और फिर बेकेट एक गोली चलाकर डियाब्लो को भी मार देता है और मिलर भी उसके साथ आए हुए आदमियों को एक एक करके मारने लगता है और हमें पता चलता है कि यह सब उनका प्लान का एक हिस्सा भी था। अक्सर में वो लोग उस गद्दार को पकड़ना चाहते थे जो मोरालेस के साथ मिला हुआ था और वह और कोई नहीं बल्कि जॉन था, क्योंकि उन्होंने सिर्फ उसे ही बताया था कि मोरालेस को कैसे ले जाना है। फिर वो लोग उसे गिरफ्तार करके ले जाते हैं और हम देखते हैं कि मोरालेस पहले से ही मायावी जेल में जाने के लिए निकल चुका था और इसी के साथ हमारी कहानी खत्म हो जाती है।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।